तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर वीडियो पे। ये पार्ट 2 है जो हम ऑलरेडी पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें हमने रियलिटी बताया है बॉम्ब ब्लास्ट किस तरीके से हिरोशिमा में हुआ था। बट उसका कुछ हिस्टोरी कुछ पार्ट अपन कवर कर चुके थे। थोड़ा सा जाते हैं बैकवर्ड। अपन ने देखा था कि किस तरीके से जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो चालू हुआ, इनिशियली यूएस उसका पार्ट नहीं था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द जापान ने उसके ऊपर अटैक किया हुआ था पर्ल हार्बर पर, तो उसकी वजह से एज अ रिएक्शन ऑफ दैट एक्ट उसको जो है उस पर पार्टिसिपेट करना पड़ा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो है यस ये भी रीज़न है। और उसी तरीके से फिर जापान तो ऑलरेडी था ही नेक्स्ट पावर, ठीक है, उस तरीके से जर्मनी और इटाली के साथ में। तो यहीं से जो है ऑब्वियसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है। अपन ने सरेंडर तक देख लिया था कि किस तरीके से सरेंडर किया इन्होंने, और उसके बाद भी हम देख रहे थे कि किस तरीके से जापान जो है डिनाई करता जा रहा था कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। तो ये एक मेजर कंसर्न था, मेजर प्रॉब्लम्स हो रही थी, और इस तरीके से वो मान भी नहीं रहा था। इस वजह से जो है वहाँ पास मतलब अमेरिका को कहीं ना कहीं एक मौका की तलाश थी कि वो मतलब सरेंडर नहीं कर रहा था। वो एक्चुअली चाह रहे थे अगर सरेंडर कर देते तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, है ना। चलो हम उसके आगे की 2 वर्ड्स हम देखते हैं क्या स्टोरी थी उसके आगे। चलिए, तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश्ड हुआ था, राइट। किस तरीके से वो वहाँ के एम्परर की बात को ही नहीं टाल रहे थे, ठीक है ना, उसकी बातों को जो है फॉलो ही करते जा रहे थे। अब आगे क्या होता है कि एक स्पेशल मिलिट्री यूनिट को इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर इंडक्ट किया जाता है जापानीज एयरफोर्स में, जिसका नाम होता है कैमिकाजे। ओके, अब ये जो पायलट्स होते हैं दे वर टास्क्ड विद द क्रैशिंग ऑफ द फाइटर जेट इनटू द वॉरशिप्स ऑफ द एनिमी। अब इसमें क्या होता है, उसमें खुद को सेक्रीफाइस करना होता है। इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं सुसाइड बॉम्बिंग्स बोल सकते हो आप। तो ना केवल ये बल्कि चिल्ड्रन वो बीइंग ट्रेन टू कैरी ऑन द लाइक एक्सप्लोजन्स को कैरी करने के लिए, तो बच्चों को भी ट्रेन किया जा रहा था, मतलब कि टैंक्स के सामने ले डाउन होना, एंड सो दैट वो जो है खुद को सेक्रीफाइस कर सके टू इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टैंक। सो कैन यू इमेजिन कि कितनी क्या लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग उस टाइम पे रहा होगा लोगों का, है ना। सो ऑब्वियसली सब लोग ऐसे नहीं थे कि सब लोग ब्रेन वॉश थे। कुछ लोग थे इसमें लाइक कैमिकाजे से लाइक पायलट से थे वो लोग, जो कि ऐसा नहीं था। उन लोग भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते थे। एंड और इवन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज आपको जानने को मिलेंगी कैमिकाजे पायलट्स की। वो लोग क्या होता था कि जब मिशन होता था जिस दिन, उसके एक दिन पहले रात को जो है वो अपने घर को लेटर्स लिखते थे, यू कैन से ये भी ठीक है ना, वो इस चीज़ में। और वो इस चीज़ हमेशा पूछते थे कि क्या उनका जो सेक्रीफाइस है वो कंट्री के लिए सच में बेनिफिशियल है या फिर उनके लिए किसके लिए बेनिफिशियल है। सो अमेरिका जो अदर अलाइड कंट्रीज़ थी वो होप कर रही थी कि क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे था जापान में उस टाइम पे ड्यूरिंग द वॉर और ड्यू टू द वॉर ऑल्सो। सो जहाँ पास लोगों को इवन खाने के लिए तक नहीं था, और जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो भूख की वजह से एकदम बहुत ज़्यादा स्टार्व कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भूखमरी की वजह से मरने की नौबत आ गई। इस तरह की कंडीशंस थी। सो वो ये चीज़ होप कर रहे थे कि सिटीजन जो हैं वो रिवोल्ट करेंगे, इस एम्परर के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट करेंगे और उसको जो है सरेंडर करने के लिए प्रेशराइज करेंगे। ये पूरा पर्सपेक्टिव अलाइड पावर्स का था कि शायद ऐसा कुछ होगा तो वो जापान जो है इस तरीके से सरेंडर कर देंगे। लेकिन ये हुआ ही नहीं। अमेरिका कुड सी ओनली वन वे फॉरवर्ड इट। तो अमेरिका का मतलब ये मानना था कि केवल एक ही तरीका है कि केवल आप फुल स्केल में इन्वेजन कर दो जापान के ऊपर, तभी पॉसिबल है। तो सेंडिंग दिया मिलिट्री टू द जापान और इस तरीके से एम्परर को ओवरथ्रो करो वहाँ से, तभी पॉसिबल है। और इस वजह से जो है अमेरिका ने प्लान किया ऑपरेशन डाउनफॉल। ऑपरेशन डाउनफॉल क्या है, ये लास्ट मेजर वॉर है अमेरिका और जापान के बीच में, जो कि दैट वाज आल्सो नोन एज अ बैटल ऑफ द ओकिनावा। ये 1 अप्रैल 1945 से लेकर के 22 जून 1945 तक चला था। अगर हम मैप में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये ओकिनावा जो है एक आइलैंड है साउथ ऑफ जापान में, साउथ जापान का ये आइलैंड है। अमेरिका ने क्या हुआ अपनी मिलिट्रीज को यहाँ पास सेंड किया था टू फिजिकली कैप्चर द आइलैंड, उस पूरी आइलैंड को फिजिकली कैप्चर करने के लिए। ओके, एंड जो वहाँ के जो जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे एनकाउंटर करने के लिए, उन सारी चीज़ को रिमूव करने के लिए, आफ्टर विच दे विल बिगिन दियर फुल स्केल इन्वेजन, जो कि ऑपरेशन डाउनफॉल था। तो पहले तो क्या करेंगे, वो फिजिकली उसको ऑक्यूपाई करने का ऑपरेशन था उनका, और दूसरा ये चाह रहे थे बाद में फुल मतलब इन्वेजन करेंगे हम उस पर। लेकिन बैटल ऑफ जो ओकिनावा था वो अमेरिका को शॉक्ड कर दिया उसने कि जापानीज पीपल थे उनका तो मतलब बिल्कुल भी विलिंग नहीं था कि वो गिव अप करें। हर एक पर्सन रेडी था एकदम फाइट करने के लिए उसकी अंतिम सांस तक। तो इवन जो लास्ट पर्सन था दैट वाज स्टैंडिंग वाज फाइटिंग विद देयर वेरी एंड, मतलब कि बहुत ही अंतिम सांस तक एकदम अंतिम तक लड़ते रहने के लिए तैयार था वो इंसान।
सो फाइनली क्या हुआ कि देयर वर लाइक कॉन्टिन्यूअल, यू कैन से जो कामिकाजे वाले अटैक्स थे ये कॉन्टिन्यूअल होते गए, वन सुसाइड बॉम्ब आफ्टर द अनदर, ये दिस वाज कंटिन्यूड, देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ सरेंडरिंग, कोई इंटेंशन ही दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, है ना, कि जापान सरेंडर करने वाला है। अब इसके वजह से क्या हुआ, दिस मेड द डिफीटिंग जो जापानीज फोर्सेस थे उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस पे ला दिया। क्यों? दिस इज़ वाई जो बैटल ऑफ ओकिनावा है उसको ब्लडीएस्ट बैटल ऑफ पैसिफिक बोला जाता है, क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पास अमेरिका जो है इस बैटल में जीत गया था, लेकिन बहुत ही बड़ा लॉस हुआ था। कम से कम 12,000 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं इस पूरी वॉर में ख़त्म हो गए थे और 50,000 से भी ज़्यादा जो है उसमें इंजर्ड हो गए थे। ऑन द अदर हैंड हम अगर बात करें 1,10,000 जापानीज सोल्जर्स इस पूरे वॉर में वो एकदम मारे गए थे। और जो उस टाइम पे जो ओकिनावा जो लाइक जगह पे उस आइलैंड पे लोग रह रहे थे, ठीक है ना, तो उनको हम बोले ओकिनावंस जो बोलते थे। इस पर्टिकुलर बैटल में नियर अबाउट वहाँ के जो सिविलियंस थे लगभग 1 लाख सिविलियंस की टूवर्ड्स जो है उन लोग की डेथ हो गई थी। अब मोर देन आप बोल सकते हो 1/4 जो पॉपुलेशन थी इस पूरी इस आइलैंड की वाइप्ड आउट हो गई, मतलब 25% जो पॉपुलेशन थी यहाँ की पूरी वाइप्ड आउट हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कितना मैसिव इन्वेजन रहा होगा ये। अब ये सब देखने के बाद, ये पूरा स्टैटिक्स देखने के बाद जो अमेरिकन मिलिट्री थी उनके माइंड में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि दैट ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है टू द डाउनफॉल, टू दियर लाइक ऑपरेशन डाउनफॉल के लिए। कैसे? अगर सपोज करो दे सेंट दियर आर्मी एंड दियर फोर्सेस को अगर वो सेंड करते हैं एंड दे में थियोरेटिकली मीन, मतलब थियोरेटिकल हम बात करें, पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो जीत सकते हैं, लेकिन वॉट लाइक क्या इसकी कर्ज क्या चुकाने पड़ेगा इसको? मतलब 12,000 सोल्जर्स जिनके मारे गए इंस्टेंटली उस पूरी पर्टिकुलर उस आइलैंड में मारे गए इस पूरी वॉर की जर्नी में। एंड इफ दे ट्राई टू कैप्चर द अदर जापानीज ट्राइन, मतलब कि अगर वो सपोज करो ट्राई करते हैं दूसरे जापानीज आइलैंड को कैप्चर करने के लिए, सो इट वुड बी अनदर लाइक ऑन ग्राउंड टू क्लोज ऑफ द बैटल। इन फॉर एग्जाम्पल वो ये भी सोच रहे थे कि सपोज करो हम डिफीट को अगर हम ट्राई करते हैं कि उनको ग्राउंड लेवल में डिफीट दिला दें, है ना, बैटल्स में, तो काफ़ी सारे सोल्जर्स ऑब्वियसली मारे जाएंगे, काफ़ी सारी जापानीज सोल्जर्स भी मारे जाएंगे। तो सिंपली अनइमेजिनेबल था ये सिचुएशन। तो ये जो वॉर था ऑब्वियसली बहुत लॉन्ग ड्रॉन हो जाता अगर ऐसा होता, अगर वो चाहते, लेकिन बिकॉज की जो जापानीज सिटीजन थे वर सो ब्रेन वॉश्ड कि उनको किस चीज़ का यही नहीं था क्या गलत है क्या सही है, बस वो जैसा राजा बोल रहा था वैसा करे जा रहा था। दे वुड नॉट बी सरेंडर, लाइक वो कभी रेडी नहीं होता सरेंडर के लिए। अमेरिका जो लाइज थे उसके वो जानते थे कि दे वुड लाइक उनको कुछ दूसरा तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा, ताकि वो जापान को फोर्स कर सके सरेंडर के लिए। अब ये दिन था 12 अप्रैल 1945 का, जब यूएस प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, ही वॉज लाइक पोर्टर्स लाइक ऑल थॉट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के, जिसकी वजह से और वो उस टाइम पे जो है पास छोड़ गए थे 12 अप्रैल को। अब वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है हैरिल्ड ट्रूमन, अब उस दिन वो जो हैं वो क्या बन गए, एक न्यू पोर्टर्स बन गए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती है। अब उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को जो है कंसिडर किया, लेकिन फाइनली वो किस नतीजे पे आए, उन्होंने सोचा कि निगोशिएट करने का बड़ा अच्छा तरीका है, अपन निगोशिएट कर लेते अगर जापानीज एम्परर के साथ में जो इसमें हिरोहितो थे शांति के लिए, तो शायद मान जाएं। लेकिन दे अज्यूम दैट इट वॉन्ट वर्क, क्योंकि एम्परर जो है वो सरेंडर करने के लिए ही मना कर रही थी। ही मेड इट लाइक मच क्लियर बिफोर, बहुत ही पहले उन्होंने ये सब क्लियर कर दिया था कि हम तो भाई करने नहीं वाले सरेंडर। अब इस टाइम के दौरान क्या होता है कि टॉप सीक्रेट यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट के बारे में भी उनको पता चलता है कि क्या यहाँ पास सीक्रेट मिशन एक्चुअली चल रहा होता है। इनको मनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे साइंटिस्ट वो सीक्रेटली एक फर्स्ट एटम बॉम्ब को डेवलप कर रहे थे, वर्ल्ड का जो पहला एटम बॉम्ब की बात करें। 16 जुलाई 1945 को जो एटम बॉम्ब है वो टेस्ट किया गया, और बॉम्बिंग की जो रेंज है वो वहाँ से जो यूएसए से आप देख सकते हो, वहाँ से न्यू जो है कहाँ से न्यू लाइक सॉरी मैक्सिको था, जो न्यू मैक्सिको वाला पोर्शन है वहाँ तक का उसका रेंज था। टेक्स्ट जो है वो सक्सेसफुल हुआ। ट्रूमन का मानना था कि दे हैड फाउंड अ सोल्यूशन, उन्होंने सोल्यूशन पा लिया। उन्होंने डिस्कस किया अपने बाकी मिलिट्री हेड्स के साथ में, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में, कि उस किस तरीके से जो है इस बॉम्ब को डिप्लॉय किया जाए, वो किस तरीके से इस चीज़ को करें। उन्होंने डिसाइड किया टू गिव द लास्ट वार्निंग टू द जापान बिफोर द एटॉमिक बॉम्ब वाज डिप्लॉयड। तो 26 जुलाई 1945 को पोट्सडम डिक्लेरेशन हुआ। पोट्सडम डिक्लेरेशन में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड चाइना एंड
जो प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, ये जो हैं ये साथ में आए। उनकी जो डिमांड थी कि जापान का अनकंडीशनल सरेंडर करना, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए वार्न भी किया कि इन केस जापान इस चीज़ को मानने से मना करता है अगर, तो उसका रिजल्ट जो है बहुत ही डेंजरस होगा, बहुत डिजास्ट्रस होगा, तो ये चीज़ आपके ऊपर से जिम्मेदारी आएगी। उसके बाद ये बोला गया कि ना नॉट इवन इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम्स ऑल्सो कुड द जापानीज पीपल इमेजिन, मतलब उनका इतना तरीके से उन्होंने बता दिया था कि आप सपनों में भी इतना बुरा नहीं सोच सकते, उतनी बुरी कंडीशन होंगी, उन्होंने ऐसा बोल दिया है ना। कि जिस तरीके वेपन्स, जिस तरीके से एटम बम की बात करें, इवन एग्जिस्टेड लाइक किसी को पता भी नहीं था है ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कोई वेपन हो सकता है। बाय द जुलाई 1945 इट इज सेड लाइक कि जो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स हैं मैसेज इन द जापान, दे वर क्वाइट हाई, बहुत हाई थे। पीपल वर लाइक टायर्ड ऑफ दिस कॉन्स्टेंट वॉर्स की वजह से बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सो वो तो मतलब दे वर स्टार्विंग टू डेथ, यू कैन से। दे वर लाइक अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई था, इकोनॉमिक सिचुएशन टेरेबल थी, दे कुड नॉट इवन अपोज देयर मिलिट्री एंड दी एम्परर ऑल्सो, तो ये भी सिचुएशन थी। सो जब तक जो है मिलिट्री सपोर्ट करती जाएगी उनको, तब तक जापानीज लाइक एम्परर को हटाना इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे ही उनकी कंट्रोल में लोग आ सकती थी मिलिट्री, तो हटाना पॉसिबल था एम्परर को। सो उन्होंने ये चीज़ भी कहा कि इफ़ ही वॉज लाइक श्योर दैट ही कुड कंटिन्यू टू बी इन पावर इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। अब क्या होता है, अमेरिका क्या चाहता था, अनकंडीशनल सरेंडर चाहता था, कोई कंडीशन नहीं चाह रहा था। तो 29 जुलाई 1945 को जापान ने जो पोट्सडम डेक्लेरेशन हुआ था उसको रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद क्या होता है, 3 अगस्त को यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ऑथोराइज करते हैं एटम बॉम्ब बीइंग ड्रॉप्ड ऑन जापान। तो ये 6 अगस्त 1945 की बात होती है। इसमें जो है बोइंग जो है इस तरीके से B-29 एयरक्राफ्ट के थ्रू जब सिटी और हिरोशिमा फ्लू किया इन द मॉर्निंग, मैंने अर्ली वीडियो में बताया था। ये जो एयरक्राफ्ट है, एक लिटिल बॉय एटम बॉम्ब, नेम था लिटिल बॉय करके एटम बॉम्ब का, तो उसको वहाँ पास ले जा रहा था। क्वाइट आयरॉनिक सा नेम समझ सकते हो कि पहला एटॉमिक बॉम्ब है वर्ल्ड का, और लिटिल बॉय करके है। खैर वो तो खैर लिटिल बॉय नाम ही है, डिजास्टर्स तो बहुत है। सो लाइक ही यूज लाइक एंड वेर। तो ये 8:15 AM मॉर्निंग की बात है जब इस बॉम्ब को ड्रॉप किया गया हिरोशिमा में, एंड इट वॉज जस्ट ओनली 43 सेकेंड, जस्ट इनफ टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। अब क्या होता है, अमेरिका पहला कंट्री बन गया और एकमात्र कंट्री इन द वर्ल्ड में यूज़ की जिसने न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया इस पूरे वॉर में। पीपल जो कि हिरोशिमा में उस दिन प्रेजेंट थे, जो लोग सर्वाइव किए, वो बताते हैं कितना पेनफुल रहा वो मोमेंट पूरा। एंड उनका कहना था कि ये पहले तो वो एकदम अंधे टाइप हो गए, कुछ टाइम इतनी ज़्यादा लाइट थी, एकदम ब्राइट था कि कुछ दिख भी नहीं पा रहा था उन्हें। तो मतलब लिटरली ब्लाइंड हो गए थे कुछ समय के लिए, टेम्पररी हो गए थे। एंड कुछ समय बाद क्या हो गया, लाइक ब्लास्ट की बहुत बहुत ही लाउड साउंड आता है उसका, लाइक दैट कुछ लोग जो सर्वाइव हुए होंगे परमानेंट हीटिंग लॉस उन्होंने सफ़र किया। उस टाइम पे टेम्परेचर ऑब्वियसली 4000 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। दैट इंस्टेंटली इसकी वजह से वेपराइजेशन हुआ, पीपल को इन पर्टिकुलरली किस तरीके से वेपराइजेशन वहाँ हो गया। एंड ये इतना जल्दी हुआ कि जो शेडो है पीपल की, केवल सिर्फ वही रख पाई और कुछ दिख ही नहीं रहा था, इंसान का कोई रिमेन नहीं वहाँ बचा। अब क्या होता है, जो ब्लैक शेडो है, दैट इज ऑफ कोर्स द ब्लैक शेडो द परमानेंटली शक्ड इन द रॉक्स, जो लोगों का बचा था वो पूरी तरीके से एकदम स्टक हो गया उसमें। ओके, अब क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो काफ़ी लोग थे जो तुरंत नहीं ख़त्म हुए थे, वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली वो देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है एक्चुअली। लेकिन उससे पहले कि इस चीज़ों को समझ पाते हैं, इतनी सारी जो शॉक वेव्स हैं लाइक ब्लास्ट की, दे कीप ऑन लाइक गोइंग, एंड टेम्परेचर ऑब्वियसली चेंजेस, एंड स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हवा एकदम से बहने लगी, फ्लो होने लगी। इसकी वजह से इसकी वजह से एक हरिकेन आपको देखने को वहाँ मिलता है। अब बहुत सारा जो डेवरेज है होम से, लाइक ग्लासेस पीसेस होगा, एवरीथिंग वाज फ्लाइंग, कुछ भी कहीं भी उड़ रहा था। तो ये जो वाइंड थी दैट काम्ड आफ्टर, कुछ मिनट के बाद शांत हो गई। लेकिन पीपल ने लाइक लोगों आकाश की तरफ देखती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं कि शायद टॉक्सिक डस्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं उसके बाद। लेकिन अनबिलीवेबल था, क्योंकि जहाँ पास 15 मिनट पहले चीज़ें इतना अच्छा था, हर एक नॉर्मल माहौल था, और चीज़ें किस तरीके से चेंज हो गई एकदम। आकाश जो है एकदम
पूरा काला हो चुका था, पूरा फ्यूम से भर चुका था। 70% ऑफ बिल्डिंग जो है हिरोशिमा की एकदम टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, वाइप्ड आउट हो चुकी थी। सिटी जो है अब वो सिटी नहीं रह चुका था, क्योंकि अब देख सकते थे आप कि किस तरीके से पूरा डिजास्टर्स हो चुका। आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशंस कितनी ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी। अब खैर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब देखो हुआ क्या था कि फाइनली मैं ये बोलूँगी कि लोगों का जो स्किन था वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था, उनका बॉडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था इससे। पीपल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गाँव में थे कि यार कहीं से पानी मिल जाए। लगभग आधा एक घंटा के बाद जो है बॉम्ब ब्लास्ट के वो बारिश चालू होने लगी। लोगों को लगा कि ये चलो कुछ राहत देगा, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा नहीं था। क्योंकि जो क्या था कि जब ये जो टॉक्सिक डस्ट था एयर में वो भी उसके साथ मिक्सअप हो जाता है मॉइस्चर के साथ में, और इसकी वजह से इसी की वजह से और जो क्लाउड्स बने थे ये बहुत ही नॉर्मल रेन नहीं था। डेफिनेटली हर एक ड्रॉप जो था वो रेन ब्लैक था, ग्रीसी था, एंड दैट वाज डिपिंग फ्रॉम द स्काई। सो यू कैन इमेजिन कितना पॉइजनस था ये। एसिड रेन है ऑब्वियसली ये। नॉर्मली जब डिजास्टर स्ट्राइक करता है सिटी को, डॉक्टर्स हो गए, एम्बुलेंस हो गए, हेल्प करने के लिए वहाँ पास पहुँचते हैं, लेकिन केवल 90% जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं दे वर लाइक किल्ड इन द ब्लास्ट, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके थे। तो ऑब्वियसली बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मैनी अ फ्यू वाज देयर दैट वाज लेफ्ट ओनली। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पास 90% जो हेल्थ वर्कर्स थे ऑब्वियसली वो भी जो है ब्लास्ट में मारे गए थे। और फाइनली एज मैनी एज हॉस्पिटल्स वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। सो क्वेश्चन आता है कि लाइक अब तो क्वेश्चन ये आता है कि अब इन लोगों को सेफ कौन करे, है ना। मेन कंसर्न इनका ये था। अब उसके बाद ये था कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो लोग तुरंत उनकी डेथ नहीं हुई थी वो कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है, और कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीनों बाद इस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है। उससे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि इतना सब होने के बावजूद भी उनकी मिलिट्री में एक भी मीटिंग कंडक्ट नहीं की। इतना सब होने के बावजूद उन्होंने इवन मना कर दिया कि मीटिंग कंडक्ट तो नहीं होंगी। इनके लिए ये सब कुछ एक नॉर्मल सी बात थी, सिग्निफिकेंट है, चलो कुछ नहीं, ठीक है। अब उनका ये भी मानना था कि चलो यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है सरेंडर करने की, और जो जापानीज़ जो एम्परर थे स्टिल रिफ्यूज टू सरेंडर, लेकिन उसने ऑब्वियसली फिर भी मना कर दिया कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। अब क्या होता है 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को, इन रिस्पॉन्स ऑफ इट, उनके स्टेटमेंट्स की वजह से अमेरिका जो है सेकेंड बॉम्ब को ड्रॉप करता है, और इस बार नागासाकी पर अराउंड 11 बजे का टाइम होता है। दूसरा बियोंग B-29 एयरक्राफ्ट जो है नागासाकी के स्काई के ऊपर आपको उस टाइम पर देखने को मिला, और इट वॉज कैरिंग अ मोर पावरफुल बॉम्ब दैट वॉज नेम्ड एज द फैट मैन। मशरूम लाइक क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ इस बार, जो कि पहले बार से ज़्यादा था, पावरफुल, बहुत बिगर था। लगभग 40,000 लोग इंस्टेंटली इमीडिएटली ख़त्म हो गए। उसका रेडियस लगभग 6.7 किलोमीटर स्क्वायर का होगा। सिटी वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, यू कैन से थॉरली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जबकि ये जो बॉम्ब था इट वॉज ड्रॉप ऑन नागासाकी, ये ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन इस बार कुछ ही कैजुअलिटीज़ देखने को हमको मिलती हैं। कुछ अदर रीजंस थे इसके। पहला रीज़न ये था कि अदर जो सिटीज़ थे दे वर केम टू लाइक उनको उसके बारे में पता चल चुका था, उनको ऑलरेडी पैम्पलेट्स प्रोवाइड कर दिए गए थे, वार्निंग की जो उस तरीके से सिमिलर हो सकता है जिस तरीके से पहले हो चुका था। तो उस तरीके से लोगों में थोड़ा अवेयरनेस भी थी। पीपल जो थे ऑलरेडी बेटर प्रिपेयर्ड थे। लोग जो हैं सिटी से पेरिफेरी में थे, नॉट एट द सेंटर, तो आउटस्किट पे थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा लॉसेस नहीं देखने को मिले। इसके साथ में क्या हुआ, काफ़ी ये जो हिल इलाका है नागासाकी का, इसलिए जो हिल की वजह से जो है उसमें जो इम्पैक्ट है एक्सप्लोजन का वो कम देखा गया यहाँ पास। और हिरोशिमा जो था वो कहाँ पास है, फ्लैट ग्राउंड में था। सो दैट्स वाई ना कि वहाँ पास कोई हिल्स नहीं थी, तो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट को फेस करना पड़ा। तो टोटल 2 बॉम्बिंग्स की बात करें तो लगभग 2 लाख पीपल जो हैं किल्ड हो गए थे। 95% जो पॉपुलेशन था सिविलियंस का वो कॉमन पीपल थे वहाँ पास, एंड नॉट द मिलिट्री पर्सनल। सो इसके बाद क्या होता है आफ्टर दिस, जो जापानीज सुप्रीम की बात करें, द जापानीज लाइक सुप्रीम काउंसिल, वो फाइनली मेट करी, उन्होंने डिस्कस किया सरेंडर के लिए। कुछ लोगों का मानना है दे वर फाइनली स्केयर्ड कि जो अमेरिका है वो कंटिन्यू लाइक बॉम्बिंग करती रहेगी सिटी में अगर हमने सरेंडर नहीं किया तो। लेकिन कई मेंबर्स जो हैं काउंसिल के वो कम्प्लीटली अगेंस्ट थे सरेंडर के। जब काउंसिल ने वोट किया सरेंडर के लिए तो टाई हो गया था, 3 पेयर 3 पीपल जो थे फेवर में, 3 जो है उसके अगेंस्ट में था। तो क्या था नेक्स्ट जो हुआ वो ये था कि जापानीज एम्परर, उससे पूछा गया, टाई ब्रेकर पर्सन वो एक्ट किया, और फाइनली एम्परर हिरोहितो जो थे उन्होंने सरेंडर करने के लिए अग्री कर दिया।
तो एटम बॉम्ब्स जो हैं ये केवल एक रीज़न नहीं थे सरेंडर की बात करूं अगर मैं, कुछ घंटे पहले की बात है जब बॉम्बिंग चालू गई थी नागासाकी में, उससे पहले कुछ घंटे पहले जो हुआ था, सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया था एक वॉर अगेंस्ट जापान। जो रीजन था मैंने ऑलरेडी बताया प्रीवियस वीडियो में, जो मंचूरिया वाला पोर्शन है नॉर्थ चाइना का, तो इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय द जापान। सोवियत यूनियन ने डिक्लेयर कर दिया वॉर अगेंस्ट दैट, और इस वजह से जो कि इसने एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई किया है। और दूसरी साइड क्या हुआ, यूएसए की जो बॉम्बिंग था दैट वाज अनदर रीज़न। और अदर रीज़न, एक और एडिशनल रीज़न ये था कि जो जापान था उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा था कुछ कॉलोनीज। इनमें से पीपल ने क्या किया, वो थोड़ा सा अवेयर हो गए और थोड़ा सा अगेंस्ट उनके बोलने लगे, और थोड़ा सा वहाँ पास जो है आक्रोश बढ़ गया, रिवोल्ट थोड़ा चालू हो गया था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हिरोहितो को फाइनली डिसाइड करना पड़ा सरेंडर को। टाइम था 9:05 सुबह की मॉर्निंग का। जापानीज को बोला गया दे हैव बीन ऑन अ बोर्ड फॉर लाइक एग्जैक्टली 10 मिनट्स। कुछ जापानीज मिलिट्री पर्सनल बहुत ही एंग्री थे इसके अबाउट, वो चाहते ही नहीं थे सरेंडर करना। दे ट्राई टू स्टेज अ कूप अगेंस्ट द एम्परर, लाइक एम्परर के अगेंस्ट ही करना, लेकिन कूप जो था वो अनसक्सेसफुल रहा। 15 अगस्त 1945 की बात है। इस सरेंडर के बाद, आफ्टर द सरेंडर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑफिशियली ओवर। तो अभी ओवर हुआ था। लगभग 7 साल बाद अलाइज जो हैं उन्होंने क्या ऑक्यूपाई किया जापान को ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन, लाइक कंटिन्यू लगभग 1952 तक ये कंटिन्यू रहा ओवरऑल। तो जिसके दौरान जो है लाइक कंडीशन जो है सरेंडर की वो उनको निगोशिएट किया गया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश किया गया, और एम्परर का जो स्टेटस है उसको केवल फिगर हेड तक बना के रखा। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं जापान में आपको एम्परर्स देखने को मिलेंगे, बट दे डोंट हैव एनी सच पावर्स। ओके, तो टोटल कॉस्ट हम डिस्ट्रक्शंस की बात करें हिरोशिमा में, तो दैट वाज नियर अबाउट $970 मिलियन। तो ये जो रिबिल्डिंग और रिस्टोरेशन का काम जो है ऑलमोस्ट तुरंत चालू हो गया था। वॉलंटियर्स जो थे फ्रॉम अदर कंट्रीज दे केम इन लाइक टू बिल्ड दी सिटीज़। और ये जो स्टोरी है दिस पर्टिकुलर डिजर्व्स अ रिकॉग्निशन, कि आप देख सकते हो कि इस तरीके से डिस्ट्रॉयड सिटी कितना ब्यूटीफुली फाइन सिटी में कन्वर्ट हुई, और पीपल जिन लोगों ने सफ़र किया है रेडिएशन को, ऑब्वियसली उनके जो लाइव्स हैं दे वो गॉट अल्टर्ड बिफोर एवर बिकॉज दे वर डिसेबल्ड, सो लॉट ऑफ थिंग्स वर एक्चुअली चेंज्ड एट द टाइम। सो उनकी जो चिल्ड्रन थे दे वर बॉर्न विद द डिसेबिलिटीज़, जो चांसेस थे लाइक गेटिंग द कैंसर इंक्रीज्ड। बट थैंकफुली अगर हम बात करें दैट वाज अ गुड न्यूज़ फ्रॉम द फ्री इज़ दैट हियर इज़ दैट कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म रेडिएशंस नहीं थी। लेवल्स जो थे हार्मफुलनेस के बहुत ही हार्मफुल, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना। कई बार ये बोला जाता है कि सिटी वॉज स्ट्रक बाय अ टाइफून, सो आफ्टर द टाइफून द रेडिएशन लेवल जो है और भी कम हो गया। अनदर रीज़न जो है इसका वो है न्यूक्लियर बॉम्ब वर्क्स दैट डिफरेंट लेवल में डिफरेंट पावर प्लांट से अलग वर्क करता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट पावर प्लांट अलग तरीके से वर्क करता है, न्यूक्लियर प्लांट अलग तरीके से वर्क करता है। तो यूएस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो क्या ये जस्टिफाइड था कि किस तरीके से एटम बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया, या फिर किलिंग जो है 2 लाख लोगों की किस तरीके से की गई, तो क्या ये जो डिसीजन था ये राइट था या रॉन्ग था। तो अगर हम आज इस क्वेश्चन की बात करें तो इट वुड बी मोर लाइक मोरालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये ऑब्वियसली आसान नहीं है इसका आंसर करना। आप भी सोच सकते हो कि वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग, क्योंकि जापान ने भी काफ़ी गलतियां की थी। ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने मिलिट्री यूएसए की डिस्ट्रॉय की है ना, किस तरीके से उसने वहाँ पर अटैक किया। तो चीज़ें दैट वर क्वाइट डिफरेंट ऑल्सो, राइट। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम मोरालिटी के ऊपर देखेंगे कि क्या मोरालिटी इस क्वेश्चन के बिहाइंड की किसका फॉल्ट था, या फिर ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। आप भी सोचिए और जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन पे कि बॉम्ब ब्लास्टिंग जो किया गया वो सही था या गलत था। बीइंग अ ह्यूमैनिटिक पर्सपेक्टिव से देखिए आप चीज़ों को, और डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वो बहुत छोटी वीडियो रहेगी कुछ, क्योंकि 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी, क्योंकि ज़्यादा अपन को डिस्कस करना नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।